हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, थैनोस ड्रैगन को कंपटीशन में यूज करते ही शोर शराबा हो जाता है और कोई भी तांग संग को वीक नहीं समझ रहा। लास्ट पार्ट के एंड में तांग संग है जिन आंगू से फाइट कर रहा था। अब आगे जबकि तांग संग एक ड्रैगन के सर के ऊपर बैठा है, फिर ये फ्लाई कर सकता है। इधर जिंग आंगू जो कि मैन विद डीमन है, जब ये एक सर्टेन लेवल ऑफ कल्टीवेशन को हासिल कर लेता है फिर ये भी फ्लाई कर पाते हैं, मगर ड्रैगन और फिनिक्स क्लैन के जैसे नहीं कर पाते। थैनोस के अटैक को डॉज करते हुए ये स्काई में फ्लाई करता है। इधर थैनोस के अटैक से नीचे ग्राउंड पे काफी डिस्ट्रक्शन भी फैल जाता है, जैसा कि उम्मीद भी किया जा सकता है एक डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन से। इसका डिस्ट्रक्टिव पावर भी काफी ज्यादा है। इसके अटैक के कारण से नीचे ग्राउंड पे एक होल क्रिएट हो जाता है और वो भी काफी बड़ा वाला। तांग संग थैनोस को कहता है इतने जल्दबाजी में अटैक नहीं करने को और थोड़ा कम पावर का यूज करने को, कि एक बार में ज्यादा पावर को यूज करने से खुद का ही एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। और तांग संग इसे शांत करने के लिए अपने लाइफ एनर्जी को इसके सर में कंटिन्यू डाल भी रहा होता है। जब तांग संग गॉड रेल्म में था, वहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हुआ करता था। उस टाइम पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो बेकाबू होकर गॉड रेल्म को ही डिस्ट्रॉय कर रहा था। तांग संग अपनी वाइफ जो कि गॉड ऑफ लाइफ हुआ करती थी, इसके साथ में मिलकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोका था। उस टाइम पे ही इसे पता चला था लाइफ एनर्जी और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। इधर जिंग आंगू ये खुद के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एनर्जी से खुद के बॉडी को कवर किए हुए है, मगर इस टाइम पे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जैसे जैसे इसके बॉडी को टच करता है, इसका प्रोटेक्टिव बैरियर इवोपरेट होता रहता है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इस टाइम पे यहाँ पे एयर में इतना फैल जाता है कि स्टेज भी मेल्ट होने लगता है। इस सीन को देखकर मुझे ड्रैगन बॉल में वेजिटा और टोपो का फाइट याद आता है। उस टाइम पे भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी टोपो का सभी जगह पे फैल गया था, सभी थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। खैर यहाँ पे तांग संग का लाइफ एनर्जी सच में इंडिस्ट्रक्टिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और इससे तांग संग को भी कोई डैमेज नहीं आता। तांग संग के कारण से ही थैनोस पूरी ही तरह से लाइफ एनर्जी में कवर हो जाता है। इसका खुद का पावर इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इस फाइट में जब दो पार्टी एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं, फिर जिंग आंगू को ऐसा लगता है जैसा कि इसका पूरा ही बॉडी शैटर कर जाएगा। इन डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में इसका बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये कहता है मैं हार मानता हूँ, इस फाइट को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा और कहता है 1 वर्सेस 2 ये अनफेयर है मेरे साथ में। ये सुनकर तांग संग इसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता होगा, मगर ये रूल एंसेस्टर कोर्ट ने डिसाइड किया है। तांग संग ये बात जोर से कह देता है और सभी सुन लेते हैं। इमॉर्टल डीमन एम्परर ये सुनकर तांग संग की ओर देखते हैं और सोचते हैं इस बच्चे ने काफी जोर से बोल दिया, अब तो सभी ऑडियंस में भी ये बात फैल गया है। अब तो एंसेस्टर कोर्ट अपने रूल्स पे पीछे नहीं हट सकेगा। इमॉर्टल डीमन एम्परर ऊपर स्काई से नीचे आते हैं और कहते हैं ये कंपटीशन फेयर है या नहीं, ये काम एंसेस्टर कोर्ट का है डिसाइड करने का, ये तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे। मगर इस फाइट में जिन मियाओलिन जीत चुका है। ऑडियंस भी इस बात को सुनते हैं और शोर करने लगते हैं अमेरिकन वॉरियर जीत चुका है अपने फाइट को। तांग संग सेमीफाइनल में अब तक के 2 मैच को जीत चुका है और इसका पॉइंट शू अन्यू के इतना हो चुका है। जबकि कंपटीशन स्टेज डैमेज हो चुका है, फिर फाइट को रोक दिया जाता है जब तक स्टेज रिपेयर ना हो जाए। थोड़ा समय लगता है इसे रिपेयर करने में। टियान यांग एम्परर तांग संग के माइंड में कॉल करते हैं और कहते हैं तुम इतना हंगामा क्यों क्रिएट किए इस फाइट में। तांग संग इस पे कहता है मैं चेक कर रहा था मैं थैनोस के साथ में कितना ज्यादा पावर को यूज कर सकता हूँ। तांग संग कहता है मैं सुपर ऑक्शन के आइटम को इस कॉम्पिटिशन में यूज कर सकता हूँ, इससे मैं कॉम्पिटिशन को जीत भी सकता हूँ। टियान यांग एम्परर कहते हैं ठीक है। तांग संग का सिचुएशन भी एक स्पेशल सिचुएशन है। इस कॉम्पिटिशन में जो हैंडीकैप मैन था अभी मोस्ट डेंजरस मैन बन चुका है इस कॉम्पिटिशन में। तांग संग जानता है कि अगर ये खुद के दम पे थैनोस को लेकर इस कॉम्पिटिशन में आता और एंसेस्टर कोर्ट को चैलेंज करता, फिर इसके कारण से एंसेस्टर कोर्ट इसे थैनोस को यूज करने नहीं देंगे। मगर जबकि टियान यांग एम्परर इसके साथ में ही है और इसके हक के लिए एंसेस्टर कोर्ट में आवाज भी उठा सकते हैं, फिर इससे चिंता करने का जरूरत नहीं है। जबकि स्टेज का अभी मरम्मत चल रहा है, फिर इधर एम्परर बैठकर डिस्कस भी करते हैं जिन मियाओलिन के सिचुएशन को लेकर। मैन मुथ डीमन एम्परर और स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्परर कहते हैं ये कैंडिडेट के साथ में अनफेयर सिचुएशन है, एक ड्रैगन को यूज करना और वो भी इस जैसे ड्रैगन को। डार्क डीमन एम्परर भी कहते हैं हाँ ये अनफेयर सिचुएशन है। येसुन का हेवनली एम्परर कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन को सेल करने का आइडिया भी तुम्हारे क्लैन से ही था। ये डार्क डीमन एम्परर को ये बात कहते हैं और साथ ही कहते हैं जिन मियाओलिन अभी तक कोई भी रूल को ब्रेक नहीं किया है इस कॉम्पिटिशन में। टियानु एम्परर भी कहते हैं ठीक है डिस्कस कर ही लेते हैं इस मैटर पे और टियान यांग एम्परर से इनका ओपिनियन के बारे में पूछते हैं। टियान यांग एम्परर रिचन एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर है, फिर इनका भी ओपिनियन मैटर करता है। टियान यांग एम्परर कहते हैं हम इजिली रूल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं और ना ही चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करते हैं फिर इससे दूसरों को लॉस होगा और वैसे भी रूल्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि बेनिफिट को लिया जा सके। तुम सबको पता होना चाहिए जिन मियाओलिन अगर ये ड्रैगन को और कोई भी आइटम को यूज ना करे, फिर इस कॉम्पिटिशन में ये फाइट भी नहीं कर सकेगा। तुम सबको ये बात पता है। अगर वो एम्परर बन जाता है, फिर इससे हमें ही काफी बेनिफिट होगा। वो ट्री एंसेस्टर के इनहेरिटेंस को कैरी करता है और ट्री एंसेस्टर का इनहेरिटेंस का क्या मतलब हो सकता है ये मुझे तुम सबको बताने का जरूरत नहीं है। ये सुनकर टियानु एम्परर इमॉर्टल डीमन एम्परर से पूछते हैं इनका क्या ओपिनियन है। इसमें ये कहते हैं मैंने इन दोनों के मैच को अभी काफी करीब से देखा है एज अ रेफरी के तौर पे। मैंने भी नहीं सोचा था कि लाइफ एनर्जी से डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन अभी जिन मियाओलिन और डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन इन दोनों का पावर एक साइकिल के तौर पे काम भी कर रहा है, लेकिन ये काफी डेंजरस भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी पावर अनबैलेंस होता है, फिर जो डिस्ट्रक्शन फैलेगा हम एम्परर्स भी इसे रोक नहीं सकेंगे और ऑडियंस में भी तबाही मच सकता है। तो हमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो जरूर लगाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें जिन मियाओलिन को कंपनसेट भी करना चाहिए। येसुन का स्काई स्प्लिटिंग एम्परर कहते हैं मैं एग्री करता हूँ इस बात पे।
डार्क डेमन एम्परर भी कहते हैं मैं भी एग्री करता हूँ। दूसरे एम्परर भी टिहानु एम्पायर के एग्री करते हैं इस बात पे। व्हाइट टाइगर एम्परर और शॉर्ट सेंट एम्परर ये दोनों को छोड़कर बाकी दूसरे एग्री करते हैं, लेकिन ये दोनों अभी कुछ भी नहीं कहते हैं। व्हाइट टाइगर एम्परर तांगसेंग के आइडेंटिटी को जानते हैं। इस टाइम पे टियानयांग एम्परर कहते हैं अगर तुम सब उस ड्रैगन को यूज करने से रोकना चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुम सब उसे कॉम्पिटिशन से बाहर निकालना चाहते हो, क्योंकि वो बिना ड्रैगन का फाइट भी नहीं कर सकेगा, ये हम सब जानते हैं। फिर तुम सब क्या कंपनसेट देना चाहोगे उसे? एक एम्परर का पोजीशन इमॉर्टल डेमन एम्परर कहते हैं हम कंपनसेशन के तौर पे उसे 2 और विन दे देंगे, इससे उसके पास में टोटल 8 पॉइंट हो जाएगा। उसे एम्परर के पोजीशन को हासिल करने के लिए 1 या 2 मैच को जीतना ही होगा। इस पे टियानयांग एम्परर कहते हैं लेकिन वो फाइट नहीं कर सकता है बिना ड्रैगन के, फिर वो पॉइंट का क्या करेगा? 4 डालेगा उसका। इमॉर्टल डेमन एम्परर कहते हैं लेकिन दूसरे प्लेयर के साथ में ये अनफेयर हो सकता है। टियानयांग एम्परर कहते हैं ठीक है, जिन मियाओलिन को कॉल करते हैं और उससे ही हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्या सोचता है इस बारे में और वो क्या करना चाहता है, ये सही रहेगा। इस पे दूसरे भी एग्री करते हैं। अब तांगसेंग को यहाँ पे कॉल किया जाता है। तांगसेंग यहाँ पे आता है और सभी को ग्रीट करता है। यहाँ पे आने के बाद इसे भी पता चलता है इसके ड्रैगन को लेकर यहाँ पे डिस्कस चल रहा है और प्रॉब्लम बढ़ चुका है। तांगसेंग इन्हें कहता है अगर मुझसे प्रॉब्लम है फिर मैं इस कॉम्पिटिशन से निकल जाता हूँ। ये सुनकर दूसरे भी सरप्राइज होते हैं। तांगसेंग एक सिटी लॉर्ड है, अगर इसके साथ में कुछ ऐसा होता है फिर एंसेस्ट्रल कोर्ट का रिपेट्रेशन भी खत्म हो जाएगा, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। टिहानु एम्परर कहते हैं हम तुम्हें कंपेंसेशन के तौर पे 2 एक्स्ट्रा विन दे रहे हैं। ये सुनकर तांगसेंग भी सरप्राइज होता है। 2 एक्स्ट्रा विन और थानोस ड्रैगन का पैसा वापस। वैसे इन्हें नहीं पता शू आनियो ने तांगसेंग को कहा है अगर इस कॉम्पिटिशन वो इसे फाइट करता है फिर वो हार मान लेगा। अगर ऐसा हो जाता है फिर तांगसेंग के पास टोटल 10 पॉइंट्स हो जाएगा और ये टॉप 3 में इंटर भी कर सकेगा और एक एम्परर का पोजीशन को हासिल कर लेगा। लेकिन तांगसेंग कहता है अगर मुझे इस कॉम्पिटिशन से निकाला जा रहा है फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे मी गॉन्जी से शादी करने दिया जाए। ये सुनकर टिहानु एम्परर भी सरप्राइज होते हैं और इमॉर्टल डेमन एम्परर और जिंगफिंग डेमन एम्परर ये दोनों भी काफी सरप्राइज होते हैं और तुरंत ही इमॉर्टल डेमन एम्परर कहते हैं ये नहीं हो सकता। इनके एक्सप्रेशन को देखकर दूसरे भी सरप्राइज होते हैं कि ये इतना ज्यादा क्यों हाइप्ड अप हो रहे हैं। टिहानु एम्परर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, इस कॉम्पिटिशन का मेन गोल मी गॉन्जी ही है, अगर तुम इसके साथ में शादी कर लेते हो फिर दूसरे कैंडिडेट का क्या होगा जो इसे जीतने वाले हैं। इमॉर्टल डेमन एम्परर और जिंगफिंग डेमन एम्परर इन दोनों का भी एक्सप्रेशन इस टाइम पे काफी डिफरेंट होता है। ये दोनों भी मना करते हैं इस बात को लेकर। टिहानु एम्परर कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कंडीशन को चेंज करो, इस पे बात नहीं बनेगा। इस पे तांगसेंग कहता है मैं एंसेस्टर कोर्ट आया ही अपने क्लैन के लिए था, मैं अपने क्लैन को लेकर ही चिंता करता हूँ। मेरे क्लैन को हंट किया जाता है और टॉर्चर भी किया जाता है, क्या कोई भी मेरे क्लैन का यहाँ पे सेफ्टी का गारंटी ले सकता है? मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लैन न्यूट्रल रहे और पूरे ही फेरी कॉन्टिनेंट के लिए लाइफ एनर्जी प्रोड्यूस करे। टिहानु एम्परर इस बात को मानता है कि ब्लू गोल्ड क्लैन ये न्यूट्रल है, मगर ये फिर भी तांगसेंग के इस आइडिया को होल्ड पे रखे हुए था क्योंकि ये नहीं चाहता है कि इस मैटर को रेचन एम्पायर लीड करे और ब्लू गोल्ड क्लैन रेचन एम्पायर के साइड में रहे। ये चाहते हैं कि तांगसेंग इसके अंडर में रहकर काम करे, इस कारण से भी इस मैटर को होल्ड किया गया था। मगर इस बार तांगसेंग ने सभी एम्परर के सामने में एक ऐसे रिक्वेस्ट को रख दिया है जिससे कोई मना भी नहीं कर सकता है, जबकि सभी के लिए ये बेनिफिट की बात है। तो फिर रेचन एम्पायर बिल्कुल भी नाखुश है, जबकि इस मैटर को काफी समय से होल्ड पे रखा गया है। टिहानु एम्परर अब सभी को वोट देने को कहते हैं इस मैटर पे। इस पे रेचन एम्पायर के सभी एम्परर अपने हाथ को ऊपर करते हैं और तांगसेंग को सपोर्ट करते हैं और टिहानु एम्परर भी अपने हाथ को ऊपर करते हैं। इस टाइम पे कोई भी मना नहीं कर पाता और सभी एम्परर तांगसेंग को सपोर्ट ही करते हैं इस मैटर को लेकर। और वैसे भी तांगसेंग का रिक्वेस्ट ज्यादा कुछ खास है, बड़ा भी तो नहीं है कि ये मना भी करते हैं इस जैसे मैटर पे, जबकि सभी एग्री करते हैं। फिर टिहानु एम्परर कहते हैं इस कॉम्पिटिशन के बाद तुम स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रिपरेशन। ये सुनने के बाद तांगसेंग कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी, और इन्हें कहता है मैं नेक्स्ट मैच में डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन को यूज नहीं करूंगा। ये सुनकर टिहानु एम्परर कहते हैं ठीक है, इसके लिए तुम्हें 2 कंपनसेशन दिया जाता है, एक तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट और दूसरा पैसा। ये सुनने के बाद अब तांगसेंग यहाँ से निकलता है और ये निकलने के बाद अपने होटल में आ जाता है। तांगसेंग अभी भी अपने रियल ट्रम्प कार्ड को शो नहीं किया है इस कॉम्पिटिशन में। अब नेक्स्ट मैच में भी दूसरे को पता चल जाएगा कि ये बिना ड्रैगन के कैसे फाइट करेगा। इधर ये न्यूज अब फैल जाता है कि तांगसेंग ड्रैगन को यूज नहीं करने वाला है फाइट में। दूसरे भी सभी इस बात से काफी सरप्राइज ही होते हैं। दूसरे भी समझ जाते हैं कि एंसेस्टर कोर्ट ये करके जिन मियाओलिन को इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल दिया है। ये बात अभी व्हाइट टाइगर होटल में डिस्कस ही चल रहा है, जबकि इसमें ज्यादातर कैंडिडेट्स ही रुके हुए हैं। अभी ऑडियंस को इस बारे में पता नहीं है। तांगसेंग होटल में डिनर के लिए आता है नीचे में और यहाँ पे ये देखता है कि यहाँ पे सभी इस मैटर को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं। तांगसेंग यहाँ पे एक टेबल पे मी गॉन्जी को और इसकी मदर को यहाँ पे देखता है जो कि बैठी हुई है। मी गॉन्जी जिन मियाओलिन की ओर देखती है और इसे अपना हाथ दिखाती है और इसे आने का इशारा करती है। ये देखकर तांगसेंग तुरंत ही इसकी ओर में जाता है। मी गॉन्जी कहती है मैंने सुना है कि एंसेस्टर कोर्ट ने तुम्हारे न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम मेन सिटी में अपने लोगों को सेंड कर लाइफ एनर्जी को इंक्रीज करोगे। मेरे पास भी एक मेन सिटी है जो कि गहरी सिटी है, मैं चाहूंगा कि तुम मेरा भी हेल्प करो। इस पे तांगसेंग कहता है अगर तुम कहो तो मैं खुद ही आ जाता हूँ तुम्हारे पास। ये सुनकर मी गॉन्जी भी कहती है मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ। तांगसेंग से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे किसी को पसंद करने से रोक नहीं सकती, मैं तुम्हारे लिए ही इस डेंजरस कॉम्पिटिशन में पार्ट भी लिया हूँ। तांगसेंग से कहता है मैं कैरी सिटी का हेल्प कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर रियली में तो नहीं जा सकता क्योंकि मुझे एंसेस्टर कोर्ट में ही रुकना पड़ेगा, मगर मैं वहाँ पे एक बिग डिमन किंग को सेंड कर सकता हूँ। तांगसेंग से कहता है मैं पहले भी कैरी सिटी में जा चुका हूँ, मैं इस वर्ल्ड के कोने कोने में पहले ट्रैवल किया करता था और तभी मैं कैरी सिटी में भी गया था अपने क्लैन के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम आपको कैरी सिटी में ही देखा था और तभी से मैं आपको लव भी करता हूँ। इस टाइम पे मी गॉन्जी खुद के गुस्सा को शांत की होती है
है। अगर ये बात ह्यूमन और कैरी सिटी को लेकर ना होता फिर ये इससे हेल्प भी नहीं मांगती। तांग संग इसे कहता है अगर मुझसे शादी करती हो फिर मैं खुद ही कैरी सिटी में आता जाता रहूंगा, जिससे कैरी सिटी को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। तांग संग इसे कहता है मेरा ब्लू गोल्ड प्लान है, ये सभी रेसेस का हेल्प कर सकते हैं, मगर इसके कारण से भी हम पे काफी डेंजर भी होता है। प्रिंसेस भी यहाँ पे बैठी होती है और ये भी कहती है हाँ ये सच है, लाइफ एनर्जी के कारण से ही काफी डेंजर हो सकता है, मगर आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, हम आपके क्लाइंट मेंबर को कुछ भी नहीं करेंगे। इस पर तांग संग सर हिलाता है। ये सभी इस तरह से ही बैठकर डिनर टेबल पे बात करते हैं और डिनर के बाद मी गोंजी और प्रिंसेस चली जाती है यहाँ से। अब मी गोंजी अपने रूम में आ जाती है अपने दोनों मदर के साथ में और ये यहाँ पे बैठकर जिन मियाओलिन के सिचुएशन को लेकर डिस्कस करती है। प्रिंसेस कहती है मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फीलिंग्स को देखा है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है और उसने प्रॉमिस किया है वो हमारे सिटी में एक बिग डिमन किंग को सेंड करेगा, जिससे लाइफ एनर्जी भी काफी इंक्रीज कर सकता है। मैं जानती हूँ कि ब्लू गोल्ड प्लान का ये न्यूट्रल पोजीशन का मूव है, काफी सही है। वैसे अगर तांग संग ना होता फिर मैं चाहती कि तुम इससे ही शादी कर लो, क्योंकि इसका लाइफ एनर्जी गैदर करने का पावर सच में काफी अमेजिंग है, इससे काफियों को बेनिफिट भी हो सकता है और उसके पास में ट्रू एंसेस्टर का भी इनहेरिटेंस है। मी गोंजी कहती है मदर आपको क्या लगता है कि ये कंपटीशन में जीत सकेगा या नहीं। इस पर प्रिंसेस कहती है ऑक्शन में काफी सारे आइटम सेल हुए थे और उनमें जिन मियाओलिन ये सही आइटम को कम प्राइस में खरीद सका था, हम सब ने देखा था। इसके आइटम को देखने का नजरिया ये इसका किस्मत तो नहीं हो सकता और साथ ही ये काफी चालाक भी है। मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहा है और शायद ये फाइनल्स में भी चला जाएगा इस कंपटीशन में। इसके पास में 2 एक्स्ट्रा विन आ चुके हैं, तुम्हें इससे काफी केयरफुल रहना होगा फाइनल्स में। शुकुन ये सुनकर कहती है मी गोंजी क्या तुम तांग संग को कांटेक्ट करना चाहती हो? इस टाइम पे सभी कैंडिडेट एक पावरफुल रेस का ही हिस्सा है। ये तांग संग है कहाँ पे और किसका आइडेंटिटी को ये यूज भी कर रहा है? ऐसा लगता है कि जब से कंपटीशन स्टार्ट हुआ है तांग संग पूरी ही तरह से गायब ही हो चुका है। हालांकि मी गोंजी कहती है जबकि उसने कहा है वो कर सकता है, फिर मैं उस पर यकीन करती हूँ वो कर सकेगा। तांग संग ने मी गोंजी को कहा था तुम्हें गेस करने का जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ और कौन हूँ, इस कॉम्पिटिशन के एंड में सभी थिंग्स क्लियर हो जाएगा। प्रिंसेस कहती है अभी उससे कांटेक्ट मत करो, अगर वो तुम्हारे लिए पावरफुल ओपोनेंट को डिफीट कर सकता है और तुम्हें फाइनल में सेंड कर सकता है फिर ये सही रहेगा। उसके प्लान को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। अगर तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत जाती हो फिर और एक एम्पर बन जाती हो फिर तुम्हारा डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में होगा, कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इधर तांग संग भी अपने रूम में आ जाता है और ये ब्लू गोल्ड प्लान के बारे में सोचता है, जबकि मी गोंजी तांग संग के पास है खुद ही आई है लाइफ एनर्जी को गैदर करने के लिए अपने सिटी में। फिर दूसरे भी आएंगे तांग संग के पास में इस मैटर को लेकर। अभी इस टाइम पे ट्री एंसेस्टर के डायरेक्ट डिसेंडेंट में जिन मियाओलिन और जिन मियाओशन है, यही दोनों आते हैं। ये दोनों ब्रदर एंसेस्टर हैं। तांग संग तो एंसेस्टर कोर्ट में रुकने वाला है, लेकिन मियाओशन का क्या, इस बारे में तांग संग सोचता है। लाइफ एनर्जी सभी के लिए काफी बेनिफिट की बात है और अभी इसके क्लाइंट में ग्रेट किंग के लेवल पे सिर्फ 3 ही एल्डर है और दूसरे सभी डीमन किंग लेवल पे ही है, जो कि ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। इस तरह से सोचते हुए अब रात भी बीत जाता है और नेक्स्ट डे अब तांग संग कॉम्पिटिशन की जगह पे भी आ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।